तो देखिए बास्केट का जो वेट है डाउनवर्ड वो 80 न्यूटन है और ब्रैकेट का वेट 20 न्यूटन है। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो डाउनवर्ड वेट है वो 100 न्यूटन है। इट्स मीन वॉल को ब्रैकेट पर 100 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये सब बैलेंस हो जाएंगे। ये मास मार्स पर भी 200 kg ही रहेगा। तो अब वहां का वेट हमने कैलकुलेट करना है, तो वेट ऑफ मार्स इज इक्वल टू होगा mass multiplied by gravitational acceleration of Mars। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम करने जा रहे हैं 2017 माइजॉन पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 1। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कार एक्सेलरेट्स एट 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड एंड रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ टाइम ऑफ 4 सेकंड। During this time, its total displacement is 40 meter. Which quantity is scalar? तो स्केलर क्वांटिटी हमने बतानी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर। नो, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बी पार्ट है अ टाइम ऑफ 4 सेकंड। यस, टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा। Question number 2 है, the diagram shows a resultant R of 3 Newton force and 4 Newton force acting on a point. The angle between the 3 Newton force and 4 Newton force can be any value from 0 to 90. Which value of R is not possible? तो R की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी? ये दोनों वैल्यूज क्योंकि 0 से 90 डिग्री के दरमियान है तो ये दोनों ऐड होंगी और ऐड होने से आंसर 4 और 3 से ज्यादा ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जो पॉसिबल आंसर नहीं है वो 4 नहीं आ सकता और 3 भी नहीं आ सकता। आंसर इनसे ज्यादा होगा क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं, तो रिजल्टेंट ज्यादा होगा। तो ए पार्ट 4, यस 4 पॉसिबल नहीं है तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। Question number 3 है, a micrometer is used to measure the diameter of a uniform wire. What is done to obtain an accurate answer? Options को रीड करते हैं। Make the micrometer horizontal and then use the scale to find the reading. No, micrometer को horizontal या vertical करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रीडिंग पर। Subtract the fixed scale reading from the rotating scale reading. No, ऐसे तो micrometer हम फाइंड नहीं करते, हम तो fixed scale reading को रोटेटिंग स्केल रीडिंग में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो बी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। सी है, सब्ट्रैक्ट द रोटेटिंग स्केल रीडिंग फ्रॉम द फिक्स्ड स्केल रीडिंग। नो, अगेन हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते, दोनों को ऐड करते हैं। डी पार्ट है, यूज द स्केल टू फाइंड द रीडिंग एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी जीरो एरर। यस, मेजरमेंट को मोर एक्यूरेट बनाने के लिए हम जीरो एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डी पार्ट ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डायग्राम शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। The car is traveling along a straight road up a hill. Which quantity of the car is constant and greater than 0? क्योंकि कार जो है इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ मिल रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट होगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन एक्सेलरेशन, नो। एक्सेलरेशन नो, एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो उसने कहा है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट और ग्रेटर देन 0 होगी वो हमने फाइंड करनी है, तो ए तो नहीं हो सकता। बी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि कार जो है वो अप हिल मूव कर रही है। सी पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ mv स्क्वायर। तो v यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, तो सी पार्ट ही करेक्ट है। MCQs 5 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड? 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी नो दैट हम जो है एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करते हैं, जिसे मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ। ये एरिया हमने फाइंड करना है, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। इट्स मीन हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम जो यूज करते हैं फॉर्मूला वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पर 4 है और परपेंडिकुलर यहाँ पर 6 है, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको सॉल्व करने से जो फाइनल आंसर आएगा वो 12 होगा। इट्स मीन कि 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, तो सी पार्ट करेक्ट है। MCQ 6 देखते हैं। हैंगिंग बास्केट is fixed to a wall by a bracket. The weight of the basket is 80 Newton. The weight of the bracket is 20 Newton. What is the size of the upward force exerted on the bracket by the wall? तो वॉल यहाँ पर ब्रैकेट पर अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है ये हमने
फाइंड करना है। तो देखिए बास्केट का जो वेट है डाउनवर्ड वो 80 न्यूटन है और ब्रैकेट का वेट 20 न्यूटन है। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो डाउनवर्ड वेट है वो 100 न्यूटन है। इट्स मीन वॉल को ब्रैकेट पर 100 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये सब बैलेंस हो जाएंगे। तो डी पार्ट करेक्ट होगा, 100 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। MCQ 7 देखते हैं। ट्रेन ऑफ मास 240,000 kg is traveling at a speed of 60 meter per second. The brakes are applied and it decelerates for 10 minutes until it comes to rest. What is the average resultant force? Average resultant force कितनी अप्लाई हुई है ट्रेन पर वो हमने फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा F is equal to ma। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लें इस ट्रेन का तो उसे हम यहाँ पुट करके फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे A is equal to VF minus VI over T। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 60 मीटर पर सेकंड है और टाइम हमारे पास 10 मिनट्स है। तो 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। इनको सॉल्व करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। हम इस एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स फाइंड करने के लिए मास हमारे पास है 240,000 एंड एक्सेलरेशन हमारे पास 0.1 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 24,000 न्यूटन। तो रिजल्टेड फोर्स जो ट्रेन पर अप्लाई हुई है वो 24,000 है। तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQs 8 है। A car travels at a constant speed along a circular horizontal path. Which statement describe the force acting on the car? तो कार पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है? कार कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर पाथ मूव कर रही है। इट्स मीन उस पर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। They are balanced as the car is moving at constant speed. No, सारी फोर्सेस बैलेंस नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर कार को सर्कल में मूव करने के लिए सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। बी पार्ट है they are unbalanced with the resultant in the direction away from the center. No, away from the center force अप्लाई नहीं हो रही, towards the center force अप्लाई हो रही है। सी ऑप्शन है they are unbalanced with the resultant in the direction of travel of the car. No, travel of the car में फोर्स अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि उस तरफ कार की स्पीड कांस्टेंट है। डी पार्ट है they are unbalanced with the resultant in the direction towards the center. Yes, सेंटर की तरफ जो है फोर्स अप्लाई हो रही है। तो डी पार्ट ही करेक्ट है। MCQs 9 देखते हैं। The diagram shows a block of wood resting on a sloping board. Which arrow shows the direction of the gravitational force acting on the block? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी? We know that gravitational force वेट होता है और वेट जो है always downward towards the center of the earth होता है। तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा जिसमें फोर्स है डाउनवर्ड लग रही है towards the center of the earth। MCQs 10 देखते हैं। On the earth's surface the gravitational field strength is 10 Newton per kg. On the surface of the Mars the gravitational field strength is 3.8 Newton per kg. Our robot vehicle has a weight of 2000 Newton on the earth. What is the weight of the robot vehicle on the Mars? तो Mars पर हमने वेट फाइंड करना है। व्हीकल का वेट ऑन अर्थ जो है वो हमारे पास 2000 न्यूटन है। हम यहाँ से व्हीकल का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट यहाँ पर W इज इक्वल टू होगा mge। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमने अर्थ का पुट करना है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर 10 है तो इट्स मीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी 10 होगा। तो हमारे पास जो मास ऑफ व्हीकल है वो आ जाएगा 200 kg। तो व्हीकल का मास 200 kg है। ये मास मार्स पर भी 200 kg ही रहेगा। तो अब वहां का वेट हमने कैलकुलेट करना है। तो वेट ऑफ मार्स इज इक्वल टू होगा मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मार्स। तो मास हमारे पास 200 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मार्स पर 3.8 ही होगा क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 3.8 न्यूटन पर केजी है। तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो 760 न्यूटन है। तो इट्स मीन बी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए। आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप उनके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।